हेलो बच्चों, जय भारत। तो आज के इस लेक्चर नंबर 19 में या फिर डे नंबर 19 में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 करेंगे। अभी तक 18 दिन में ये सुपर 3000 एमसीक्यू वाली सीरीज बहुत अच्छी रही है। बच्चों का काफी अच्छा फीडबैक भी आया है और उन्होंने काफी इस सीरीज से काफी एंजॉय भी किया, काफी लर्निंग भी किया है उन्होंने। इस सीरीज की जो स्पेशलिटी है बच्चों वो ये है कि टॉपिक वाइज अच्छा सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन और उनको सॉल्व करने की शॉर्टकट मेथड, जल्दी से कैसे सॉल्व किया जाए, ट्रेंड एनालिसिस आपके सामने रखना, बहुत सारी ये भी ऐसी खूबी है बच्चों जो इस सीरीज में हमने रखी गई है। और मेरा भरोसा है कि YouTube पे बच्चों इस लेवल की और इस टारगेट के साथ ऐसी सीरीज शायद हमारी अकेले की होगी, जिसमें हमने पूरी ट्राई की है कि आपके सामने कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हम आपको डिलीवर कर सके, आपके सामने हम रख सके। तो आज का जो अपना चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पेपर कितने भी क्वेश्चन का हो बच्चों, अगर पेपर की पैटर्न घटा के 20 क्वेश्चन कर दीजिए तब भी इस चैप्टर से तो क्वेश्चन आना ही आना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक्चुअली मेरे जो अभी तक के चैप्टर है वो सारे इंपॉर्टेंट रहे। सेंटर ऑफ मास से भी क्वेश्चन पक्का आना है, रोटेशन से भी क्वेश्चन पक्का आना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी क्वेश्चन 100% आएगा, ग्रेविटी से भी क्वेश्चन आता ही आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी क्वेश्चन आना ही आना है। और बाकी के भी ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जो बाकी सारे फैकल्टीज भी ले रही है और बहुत अच्छे से कवर कर रही है। जैसे जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, उससे भी क्वेश्चन आते ही आते हैं जो अंकित वर्मा सर ने लिए है। उस तरीके से थर्मो का जो पोर्शन आएगा प्रीतम सर का, उसमें भी आपको क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं जो सिलेबस में कवर होंगे। ठीक है, तो पहले हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं बच्चों, फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर इस पूरे चैप्टर को हम तोड़ा जाए 5-6 टॉपिक में, तो कौन से टॉपिक होते हैं? सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो है बेसिक्स ऑफ फ्लो। इसमें हम J बराबर सिग्मा ई, रजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कोलिजन, मीन फ्री पाथ, ये सारी चीजों की बात करते हैं बेसिक्स ऑफ फ्लो। उसके बाद आएगा रेजिस्टेंस, उसमें रेजिस्टेंस का कलर कोड की बात करते हैं, टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है, वॉल्यूम के साथ, लेंथ के साथ कैसे चेंज होता है, उन सारी चीजों की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है किरचॉफ के लॉ, केवीएल, केसीएल, उसी को साथ साथ लेके बन जाता है इक्विवेलेंट सेल का कंसेप्ट। उसके बाद आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट की हीटिंग इफेक्ट जो एचसीआर में अलग से चैप्टर दिया गया है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। उसके बाद आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कंसेप्ट और लास्ट में आएगा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। एक टॉपिक बच्चों अपना इंपॉर्टेंट है, अपना महत्व है हर एक टॉपिक का, और बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चों। अगर आप ये चैप्टर अद्वैत में पढ़े हो तो आपको पता चला होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बड़ा मजेदार चैप्टर है और सॉल्व करने में बड़ी मजा आती है। एक बार आपने केवीएल केसीएल समझ लिया तो पूरा चैप्टर अपने आप आपसे होने लगेगा। ठीक है, तो अगर मैं वेटेज की बात करूं, वेटेज देखो बच्चों ऑफिशियली कोई वेटेज नहीं है, मैं सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस की बात करने वाला हूं। तो अगर मैं ट्रेंड एनालिसिस की बात करूं तो मेरी ओर से जो नंबर 1 रहेगा वो है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। उसमें आपका गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, ए मीटर, पोटेंशियोमीटर भी आ जाता है, वेस्टर्न ब्रिज भी हमने इसी में इंक्लूड कर दिया है। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मेरी ओर से प्रायोरिटी रहेगा नंबर 1 पे। नंबर 2 की बात करें तो ये तीनों मिला के, केवीएल, केसीएल, इक्विवेलेंट सेल और हीटिंग इफेक्ट, या तीनों नहीं, ये दो मिला के नंबर 2 बनता है। पावर वाला नंबर 3 बनता है, आर इक्विवेलेंट नंबर 4 बनता है, और ये दो मिला के नंबर 5 बनते हैं। इस तरीके से प्रायोरिटी हमने दे रखी है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं बच्चों, जैसे इस साल की बात करूं 2021 की, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल में 4 बार जेईई मेन के पेपर होने और हर महीने ये चारों बार 8-8 पेपर होंगे, यानी टोटल 32 पेपर इस साल निकलने वाले हैं। तो 32 पेपर में आप सीधी बात समझ लो कि अगर इस पूरे चैप्टर से 32 क्वेश्चन आते, हर पेपर में एक क्वेश्चन गिन ले, तो 32 क्वेश्चन में ये पूरे के पूरे टॉपिक कवर हो ही जाने हैं। इसलिए किसके नसीब में कौन सा टॉपिक आता है इसका कोई भरोसा नहीं है। अगर 32 में से एक भी पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ गया और वो आपको आ गया तो आपके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था। इसलिए है वेटेज पे जाने की जरूरत नहीं है बच्चों, बस लेकिन एक मोटा मोटा पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी का खेल है ये, कि प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है कि इस टॉपिक से यहां से क्वेश्चन बनने के चांस सबसे ज्यादा है। ठीक है, लेकिन गारंटी कोई नहीं है। तो देखते हैं बच्चों, अपना जो सबसे पहला होगा ये है, ये जो टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। उसका क्वेश्चन है ये, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो।
तो हमें जो इक्वेशन दी गई है बच्चों वो है ln रेजिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर विथ 1/t²। देखो ये स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप नेगेटिव है। हमें ऐसा कोई ग्राफ दिया गया है, यहां पे 1/t² और ये है ln RT। अगर मैं इसके ग्राफ की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखूं तो कैसी बनेगी बच्चों? ln RT मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c लिखना चाह रहा हूं, जहां पे m नेगेटिव होगा c पॉजिटिव, क्योंकि ये लाइन जहां पे क्रॉस चेक करेगी ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो y ये आ गया, स्लोप हम लेंगे कोई मैं स्लोप ले लेता हूं, कोई भी रैंडम मैंने स्लोप ले लिया -m, x में कितना है 1/t² प्लस c, ये आ गया बच्चों उसकी इक्वेशन। अब मुझे ln को दूर करना है, क्योंकि देखो यहां पे r एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, तो मुझे ln को दूर करना पड़ेगा, तो e की पावर यहां जाएगी, तो r एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर क्या आ जाएगा? e की पावर -m/t² प्लस c, यानी ये हो गया बच्चों e की पावर -m/t² इंटू e की पावर c बराबर r। देखो ये कांस्टेंट हो गया, ये है कांस्टेंट टर्म, और e की पावर में माइनस में ऊपर कोई कांस्टेंट टर्म दूसरा आएगा और नीचे 1/t², यानी एग्जैक्ट इक्वेशन कैसी आएगी बच्चों? r एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बराबर एक कांस्टेंट टर्म इंटू e की पावर माइनस में ऊपर कोई कांस्टेंट टर्म नीचे 1/t²। इस तरीके से कुछ आनी चाहिए, तो ऑप्शन मैच करने की ट्राई करते हैं। देखो r⁻t है, देखो ये पहला कांस्टेंट टर्म r0, e⁻−t², देखो यहां पे e⁻- कांस्टेंट अपॉन t², यानी आंसर ये वाला होगा। देखो कांस्टेंट e⁻- में देखो ऊपर कांस्टेंट नीचे t², ऑप्शन मैच कर रहे हो। अब देखो तो यहां से आपको पता चलेगा यहां का आंसर आने वाला है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेसिक्स ऑफ फ्लो टॉपिक का। वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। पूछा है हमें यहां पे रेजिस्टिविटी रो का फॉर्मूला क्या है बच्चों? m/n² टाउ, ये फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी। अगर फॉर्मूला पता है तो बस वैल्यू पुट करो, यहां पे आपका आंसर तुरंत ही आ जाएगा। मास यहां पे पुट कर दो, n यहां पे आपको दिया है 8.5 × 10⁻28, e यहां पे पुट करो 1.6 × 10⁻19, उसका स्क्वायर करो, और टाउ यहां पे 25 m2 यानी 25 10⁻15 पुट करो, और देखो आंसर हमें अप्रोक्सीमेट लाना है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन कैसे दिए? 10⁻6, 10⁻7, 10⁻8, 10⁻5, तो उसको आंसर में कैसे हमें कंपेयर करना है वो समझना है। ध्यान से देखना बच्चों, अगर मेरा आंसर 25 × 10⁻6 आता है तो मैं यहां पे कौन सा टिक करूंगा? 10⁻6 करूंगा, 10⁻7 करूंगा, 10⁻8 करूंगा, क्योंकि इसको मैं हर एक चीज से कन्वर्ट कर सकता हूं। ध्यान से देखो, इसी को मैं कर सकता हूं 250 10⁻7 या फिर 2.5 कर सकते हैं ना ऐसे बच्चों, 2.5 10⁻5। तो मैं यहां पे कौन सा टिक करूंगा? -5 के टर्म्स में भी है, -6 के टर्म में भी, -7 के, यहां पे आपको पता होना चाहिए। अगर मुझे सिर्फ आंसर पावर के टर्म में लिखना है तो उसके साथ जो मल्टीप्लाई नंबर है वो 10 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 1 से बड़ा 10 से छोटा ऐसा होना चाहिए, यानी अपना आंसर आएगा ये। अगर अपना आंसर मतलब मैं आंसर 10⁻5 टिक करूंगा। ठीक है, तो यहां पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर कुछ ऐसा आने वाला है, कोई डिजिट नंबर आएगा इंटू 10⁻8, मतलब यहां पे 6 7 ऐसा कोई नंबर आने वाला है आपका। ठीक है, जब वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा 10⁻8। देखो फिर कैलकुलेशन है, मुझे आपको यहां पे ये सिखाना है कि जब आंसर सिर्फ पावर के टर्म्स में लिखा जाता है तब आगे वाला डिजिट 1 से बड़ा 10 से छोटा होना चाहिए। अगर डिजिट ऐसा 25 है तो मैं यहां पे 2.5 करके जो पावर आएगा वो आंसर में लिखूंगा। अगर 250 है तो 2 पॉइंट को शिफ्ट करके फिर 2.5 करके जो पावर आएगा वो मैं आंसर में लिखूंगा। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कलर कोड पे, काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है। और एक बात ध्यान से सुनना बच्चों, जब से JEE मेन में NTA की एंट्री हुई है 2019 से कलर कोड का इंपॉर्टेंस इंक्रीज हुआ है। आप 2019 के पहले पेपर देख लो, कलर कोड से क्वेश्चन बहुत कम आते थे। 2019 के बाद कलर कोड बहुत ज्यादा आने लगा है, क्योंकि पेपर्स भी हर साल ज्यादा, जैसे 2019 में 16 पेपर हो चुके हैं,
2020 में 16 पेपर हो चुके हैं, ये 2021 में तो 32 पेपर होने वाले हैं। तो इनमें आप देखो कलर कोड के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। अगर रेड को ग्रीन से रिप्लेस किया जाता है तो 200 कितने का हो जाएगा? देखो 200 में रेड का कंट्रीब्यूशन क्या है? ये 2 रेड का कंट्रीब्यूशन है। बीबी रॉय वाला आपका फॉर्मूला पता होगा, बीबी रॉय, ठीक है, बीबी रॉय। ये जो आर रेड है वो 2 डिजिट देता है, उसको मैं रिप्लेस करता हूं ग्रीन से, ठीक है। तो ग्रीन देखो बीबी रॉय गोस टू बॉम्बे, तो जी ग्रीन का कंट्रीब्यूशन है 5 का, ये 0 1 2 3 4 5, यानी 2 रिप्लेस हो जाएगा 5 से, अपना आंसर आ जाएगा 500। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। कलर कोड आपको याद होना चाहिए, जो पूरी सीरीज है बीबी रॉय गोस टू बॉम्बे वाली पूरी सीरीज आपको पता होनी चाहिए, कौन से कलर का कहां मतलब है, कितनी स्ट्रिप्स होती है कलर की, वो सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तब जाके आप इस क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड्स क्रैक कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बेसिक्स ऑफ करंट फ्लो का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको ढंग से रिलेशन पता होना चाहिए। यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रूट ई दिया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रूट ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का रूट दिया है, ठीक है। तो मुझे वोल्टेज और करंट का ग्राफ चाहिए, ठीक है, यानी ओम्स लॉ का रिलेशन पहले चाहिए। तो मुझे एक चीज यहां पे पता है कि करंट आई क्या होता है, NEAVD, ये तो हर बार वैलिड है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे डिपेंड करती है, इससे रिलेशन नहीं बनता। ये तो रिलेशन बेसिक करंट की डेफिनेशन से बनता है कि किसी क्रॉस सेक्शन में यूनिट टाइम में कितने चार्जेस क्रॉस कर रहे हैं, वो करंट है। तो ये तो ऑलवेज वैलिड हुआ। अब VD प्रोपोर्शनल टू रूट ई, यानी I बराबर NEA रूट ई लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे तो स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो I स्क्वायर इज NEAE, ठीक है। अब मुझे वोल्टेज चाहिए। अगर देखो I स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू E है तो I स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज भी होगा, क्योंकि E को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा V। तो डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, यानी I स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू V ऐसा टर्म आने वाला है। इसका ग्राफ देखो बच्चों, पैराबोला होगा, ठीक है, पैराबोला होगा जहां पे V ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो वो ग्राफ यही आ रहा है, पैराबोलिक शेप। एकदम सिंपली, ये भी प्रिय सर का क्वेश्चन है बच्चों। बेसिक्स ऑफ फ्लो के जो हमने 3-4 क्वेश्चन देखे उसमें सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन एक तो आपको मिलेंगे, कलर कोड वाले क्वेश्चन मिल गए आपको, थर्मल कैसे डिपेंड करता है वो बेसिक्स ऑफ फ्लो के आपको 2-3 क्वेश्चन मिल गए यहां पे। नेक्स्ट, ये भी बेसिक्स ऑफ फ्लो का और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली जेईई मेन में कॉम्प्रिहेंशन एक बार आ चुका है, याद रखो। ऐसा नहीं है बच्चों कि जेईई मेन में सिर्फ सिंगल करेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं। आप पिछले साल 2020 के पेपर उठा के देख लो, 2019 के पेपर उठा के देख लो, या पीछे वाले पेपर देख लो, आपको मैथ्स दी कॉलम भी मिल जाएंगे और कॉम्प्रिहेंशन भी मिल जाएंगे। जैसे एक कॉम्प्रिहेंशन वेव ऑप्टिक्स में आ चुका है और एक कॉम्प्रिहेंशन यहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आ चुका है। कॉम्प्रिहेंशन यानी पैराग्राफ होगा, उसमें से 2-3 क्वेश्चन होंगे। ऐसे जेईई में क्वेश्चन आते हैं, बस रूल ये है कि जेईई के क्वेश्चन में सिर्फ सिंगल करेक्ट होगा, मोर देन 1 करेक्ट नहीं आता। उसी तरह मैथ्स दी कॉलम, स्पेशली आप 2020 के पेपर उठा के देख लो, आपको फिजिक्स में 16 पेपर में से मिनिमम 6 से 7 पेपर में आपको एक क्वेश्चन मैथ्स दी कॉलम वाला मिलेगा, जहां पे आपको 2 कॉलम को मैच करना होगा, नीचे आपको कॉम्बिनेशन दे रखे होंगे। इसलिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जो हमें पता होने चाहिए बच्चों, ठीक है। वेटेज है ऐसे क्वेश्चन का, ये बहुत क्लियर चीज है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं, पूरा प्रॉब्लम पढ़िए आपको सॉरी, प्रॉब्लम को पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो समझते हैं। देखो इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये है बच्चों, इस क्वेश्चन की बहुत अच्छी खूबसूरत बात ये है कि यहां पे स्टेप्स आपको दिए हुए हैं, ABCD, ये ऑप्शन नहीं, ऑप्शन तो ये रहे, ये आपको स्टेप दिए हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। बस आप प्रॉपरली फॉलो करो, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन को समझते हैं। एक अपने पास ब्लॉक है जहां पे यहां से करंट एंटर हो रहा है और यहां से करंट बाहर जा रहा है, ठीक है।
और दोनों के बीच का 2 पॉइंट है यहां पे, ये पॉइंट यहां से a डिस्टेंस पे है, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस b है, और ये पॉइंट वापस यहां से a डिस्टेंस पे। पॉइंट के नाम भी दे रखे हैं, a से एंटर हो रहा है और d से बाहर निकल रहा है। तो पूछा है b और c के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, b और c के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये पूछा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो यहां पे देखो आपको 2 चीज करनी है, एक तो सुपरपोजिशन का यूज करना है और दूसरा ये देखना है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कैसे, पहले तो हमें ये समझना है। तो पहले मैं मान लेता हूं सिर्फ करंट एंटर हो रहा है, ठीक है, अभी बाहर जाने की बात ही नहीं करता, मैं अभी मान रहा हूं कि सिर्फ करंट एंटर हो रहा है। चलो मैंने इसको हटा दिया, तो आई करंट एंटर हुआ, ठीक है, और वो करंट कैसे जा रहा है, यहां पे देखो हिंट में लिखा गया है कि टेक अ करंट आई एंटरिंग फ्रॉम ए। हमने मान लिया करंट एंटर हो रहा है, एज्यूम इट इज स्प्रेड ओवर अ हेमिस्फेरिकल सरफेस इन द ब्लॉक, यानी ये करंट यहां पे हेमिस्फेरिकल सरफेस में फ्लो हो रहा है, इस तरीके से करंट जा रहा है। देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि मानो यहां से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो इस तरीके से हेमिस्फेरिकली हर जगह ऐसा इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन हर जगह रेडियली आगे बढ़ने वाले हैं, ऐसा बोला गया है, ठीक है। यानी हर जगह यहां पे करंट फ्लो होगा तो हर जगह करंट की डेंसिटी आएगी, और ये कंडक्टर है बच्चों। तो कंडक्टर में ओम का लॉ कैसा लगता है, J बराबर सिग्मा E, यानी अगर हर जगह पे करंट की डेंसिटी है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, J इज इक्वल टू सिग्मा E। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढ सकता हूं, यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये यहां का कंसेप्ट है। तो आई करंट एंटर हुआ, तो मैं मान लेता हूं कि उससे r डिस्टेंस पे, वायर से r डिस्टेंस पे चार्जेस, r डिस्टेंस में मैंने एक हेमिस्फेरिकल शेल मान लिया, उस शेल में से चार्जेस पास हो रहे होंगे, तो इस शेल में से टोटल कितना करंट पास हो रहा होगा, आई करंट, क्योंकि जितना करंट एंटर हो रहा है उतना ही करंट इस शेल में से बाहर निकल रहा होगा, उसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी इस शेल में करंट की डेंसिटी क्या होगी, आर डिस्टेंस पे मुझे पता है कि इस पूरे शेल में से कितना करंट बाहर निकल रहा है, आई। इस शेल का एरिया कितना है, 2πr², पूरे गोले का एरिया 4πr², तो शेल का एरिया होता है 2πr²। तो इस शेल के हर पॉइंट पे करंट की डेंसिटी J कितनी होगी बच्चों, I/2πr², इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। J मिल गया, J बराबर सिग्मा E, J बराबर सिग्मा E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना आएगा बच्चों, I/2πr² सिग्मा, ये मुझे मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। मुझे चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको इंटीग्रेट करूंगा मैं, डेल्टा V मुझे किन दोनों पॉइंट के बीच का चाहिए, B और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। B कितना डिस्टेंस पे है, यहां से A डिस्टेंस पे है, C कितना डिस्टेंस पे है, यहां से A+B डिस्टेंस पे। तो मुझे A से लेके A+B तक इंटीग्रेट करना इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिलने वाला है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो डेल्टा V यानी V@C माइनस V@B कितना आएगा बच्चों, माइनस इंटीग्रेट E कितना है, I/2πr² सिग्मा dr, लिमिट रखेंगे बच्चों A से A+B, तो यहां से मुझे डेल्टा V मिलने वाला है I 1 सिग्मा को कर देते हैं ρ/2π, 1/r² का इंटीग्रेशन 1/- (1/r) माइनस माइनस गया, तो यहां से बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 1/a माइनस 1/a+b, ये मिल गया डेल्टा V। लेकिन आंसर अभी नहीं आया, आंसर अभी नहीं आया, आगे स्टेप पढ़ो बच्चों। हमने तो बहुत सारे स्टेप ऑलरेडी कर दिए, बस पढ़ना है। तो स्टेप ए लिखा है, टेक अ करंट आई एंटरिंग फ्रॉम ए, ले चुके, एंड एज्यूम इट इज स्प्रेड ओवर हेमिस्फीयर सरफेस, वो भी ले चुके। स्टेप बी, फील्ड ई आर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम यूजिंग ओम्स लॉ, जे बराबर ई बराबर रो जे, वो भी हमने कर दिया। हमने जे बराबर सिग्मा ई किया, तो यहां पे रो करेंगे तो ई बराबर रो जे, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम द आर डिपेंडेंस ऑफ ई, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ आर मिला था, कहां गया, ये रहा, फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ आर। फाइंड डेल्टा वी, देखा, ऑब्टेन पोटेंशियल वी। रिपीट 1 2 3 फॉर अ करंट आई लिविंग एट डी एंड सुपरपोज रिजल्ट ए टू। देखो ये हमने सिर्फ एंटर होने वाले करंट की वजह से किया है। अब ऐसा ही करंट बाहर भी जा रहा होगा, तो उसके लिए मैं एक नया डायग्राम बनाने वाला हूं।
मानो डी पॉइंट से करंट बाहर जा रहा है तो उसके लिए चार्जेस ऐसे आ रहे होंगे डी पॉइंट पे, स्फेरिकली चार्जेस आ रहे हैं ऐसे, यानी उसकी वजह से हर जगह ऐसे जी आएगा, उसकी वजह से हर जगह ऐसा ई आएगा। तो देखो एंटर होने की वजह से भी ई इस तरफ है। देखो यहां से करंट एंटर हुआ, मानो मैं ये एक पॉइंट लेता हूं तो एंटर होने वाला करंट की वजह से भी चार्ज ऐसे जाएगा, एंटर होने वाला करंट की वजह से चार्ज ऐसे अंदर एंटर होगा और बाहर जाने वाला करंट की वजह से ऐसे चार्ज बाहर जाएगा, लेकिन दोनों स्फेरिकली जा रहे हैं। तो अगर मैं किसी एक पॉइंट की बात करूं तो इसकी वजह से भी करंट ऐसे है, फील्ड ऐसे आएगा, इसकी वजह से भी करंट ऐसे है, फील्ड ऐसे आएगा, यानी दोनों का फील्ड ऐड होने वाला है वेक्टोरिकली, तो पोटेंशियल दोनों की वजह से टोटल डबल होने वाला है, यानी जो फाइनल रिजल्ट आएगा बच्चों इसका डबल आएगा, यानी नीचे से 2 निकल जाएगा। तो फाइनल डेल्टा वी कितना आने वाला है, फाइनल डेल्टा वी आने वाला रो आई अपॉन पाई 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस बी इतना आएगा, आई रो अपॉन पाई, आई रो अपॉन पाई। तो आई रो अपॉन पाई कॉमन निकालो, 1 अपॉन ए माइनस 1, ये अपना आंसर आएगा ए। कंसेप्ट समझो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंबाइन करके ये क्वेश्चन बनाया गया है, जिसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आवाज आ रही है मेरी? गुड। 6 क्वेश्चन देखो, कॉम्प्रिहेंशन बोला था तो वही पैराग्राफ वापस यहां पे रिपीट हुआ है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है, बोला है फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ आर, तो हमने पिछले में ढूंढ चुके हैं, ई बराबर है आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, या फिर आई रो अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ एंटरिंग की वजह से पूछा है, फॉर करंट एंटरिंग। अगर दोनों का कंबाइन करके पूछा जाता तो आंसर आ जाता पी आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। अगर दोनों का कंबाइन पूछा जाता तो रो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर ऐसा आंसर आता, लेकिन यहां पे सिर्फ एंटर होने वाले की वजह से पूछा, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो 5-6 बहुत अच्छे से कर लिया हमने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये आर इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखो आपको एक घर टाइप स्ट्रक्चर दिया है, बड़ा सा बंगलो है। डायग्राम बड़ा करने की ट्राई करता हूं मैं, हो पाए तो ठीक है। आपको देख रहे हैं यहाँ पे बंगलो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा है ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे बच्चों। देखो हड़बड़ी करने से पहले ऑब्जर्व करो, कई बार ऑब्जर्वेशन आपका टाइम बचा सकता है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बच्चों, मेरी पेन को फॉलो करना। ए से करंट जाएगा, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखो, मुझे देखो ए से बी को जोड़ने वाला, देखो ये शॉर्ट वायर मिल गया मुझे, मानो ये पॉइंट है ए डैश और ये पॉइंट है बी डैश। तो देखो ए डैश से बी डैश को जोड़ने वाला मुझे एक शॉर्ट वायर मिल चुका है। ऐसा लगे तो वीडियो को 20 सेकंड पीछे लो, देखो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं था, शॉर्ट वायर था, यानी ए और बी शॉर्ट हो चुके हैं, यानी ए और बी के बीच में ये कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आने वाला। इन सबको कैंसिल कर दो, तो बचा क्या बच्चों, ए एक रेजिस्टेंस, ए डैश और बी डैश बेचारे शॉर्ट हो चुके हैं, और यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस आर और आर। आंसर कितना आने वाला है, 2R। इन बड़े से बंगलों का, घर का कोई मतलब नहीं है बच्चों। अगर आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो 2 स्टेप में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगर ये 2 पॉइंट शॉर्ट है तो इसमें कितने भी रेजिस्टेंस लगा दो, कोई मतलब नहीं बनता। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मानो एक पॉइंट है ए डैश, एक पॉइंट है बी डैश, मानो ऐसे मेरे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस है, ऐसा रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, मतलब जंगल भरा पड़ा है रेजिस्टेंस का। लेकिन अगर मैं दोनों को यहां से शॉर्ट कर दूं तो इन सब का कोई मतलब निकलता नहीं है। ये शॉर्ट वायर की बहुत ताकत होती है, ठीक है, इन सबको वो हिला के हटा देगा। ये हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा करंट इस शॉर्ट वायर में से ही यहां आने वाला है, बस वही हमने यहां पे यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, ये मेरा आज का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझने की ट्राई करेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टेंस इज एस, ये भी आर इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है। तो यहां पे देखो S बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2। मेरे पास 2 रेजिस्टेंस है R1 और R2, उनका सीरीज का रिजल्ट है S, और पैरेलल में ज्वाइन करें तब रिजल्ट मिलता है P। तो P क्या हो गया बच्चों, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, कोई दिक्कत नहीं है। अगर S बराबर NP ये रिलेशन दिया है, S बराबर NP, तो S कितना है, R1 प्लस R2 बराबर N टाइम P कितना है,
R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो मिनिमम n की वैल्यू क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों। अगर ऐसा रिलेशन है तो n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? आप सोचोगे भाई कैसे करेंगे इसको, n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? देखो बच्चों, यहाँ पे कितनी आसानी से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको तरीका समझना है। इस मेथड के क्वेश्चन हम प्रोजेक्टाइल में कराते हैं बच्चों 11th में। अद्वैत में तो ये बहुत अच्छे से करवाए जाते हैं इस मेथड के क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल में। ध्यान से देखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसा धमाकेदार यहाँ पे यूज होने वाला है। पहले इसको मैं सामने ले जाता हूँ, तो R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 बराबर n R1 R2। n को इस तरफ ले जाओ, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस n R1 R2 बराबर 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिजल्ट। ठीक है, क्वाड्रेटिक। अब मुझे पता है R1 R2 ये तो रेजिस्टेंस है, इनकी वैल्यू रियल आनी चाहिए। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन R1 की भी मान सकते हो, R2 की भी मान सकते हो। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको मैं R1 के क्वाड्रेटिक मान लूं तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर मैं इसको R2 के क्वाड्रेटिक मानूं तो ये ax स्क्वायर हो जाएगा, ये bx प्लस c ऐसे हो जाएगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि R1 R2 दोनों रियल वैल्यू, क्योंकि R1 R2 रेजिस्टेंस है, यानी इसका रूट रियल आना चाहिए, यानी इसकी इक्वेशन का b स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 4ac आना चाहिए। मैं मान लेता हूं ये R1 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको कंपेयर करूंगा मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, जहां पे x क्या है बच्चों? x है R1। यानी देखो ये मेरा ax स्क्वायर टर्म हो गया, तो a बराबर 1 है मेरा, तो ग्रेटर देन 4 a बराबर 1। c पूरा कांस्टेंट, देखो ये मेरा पूरा bx स्क्वायर 4ac। यहां पर और एक ध्यान से सुनना बच्चों, मैं क्या कहने जा रहा हूं। ये हो गया R2 की बात कर, तो c क्या होगा? कांस्टेंट टर्म R2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे bx की, तो x मेरा R1 है, तो देखो ये वाला पूरा टर्म हो गया b, ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया बच्चों? b हो गया। 2 माइनस n इंटू R2 उसका स्क्वायर, इसका क्या करेंगे बच्चों? स्क्वायर। b स्क्वायर ग्रेटर, तो ये क्या हो जाएगा? R2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां से क्या बचा? 2 माइनस n का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4, n का स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 4n मस्ट बी ग्रेटर देन 4, 4 को जाने दो, तो n स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 4n, n को जाने दो, n मस्ट बी ग्रेटर देन 4। ये है अपना आंसर बच्चों। अगर n 4 से छोटा आता है तो R1 और R2 दोनों रियल नहीं रहेंगे, ठीक है, इमेजनरी हो जाएंगे। n की मिनिमम वैल्यू 4 या उससे बड़ी रखनी है, तभी जाके अपने रेजिस्टेंस रियल आएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये आज के सेशन का, और ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो बोलो इस लेवल के थिंकिंग के भी क्वेश्चन आते हैं जेईई मेन में, ये हमें समझना है। ठीक है, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन भी आर इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला सेंटेंस पढ़ने की ट्राई करते हैं कि मेटल वायर है जिसका रेजिस्टेंस 3 ओम है, उसकी हमने लेंथ डबल कर दी। तो पहले देखते लेंथ डबल करने से रेजिस्टेंस कितने का हो जाएगा? R बराबर रो L बाई ए। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, ये हम जानते हैं। अगर वायर की हम लेंथ डबल करते हैं तो इस रिलेशन से R में चेंज आता है, यानी नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? अगर हमने उसकी लेंथ डबल कर दी, ठीक है, तो लेंथ को डबल करने से रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी 3 का 4 टाइम्स कितना होने वाला है? 3 का 4 टाइम्स 12, नया रेजिस्टेंस होने वाला है 12 ओम। पहली चीज ये। अब दिस न्यू वायर इज बेंट एंड जॉइंट एंड एंड्स जॉइंट टू मेक अ सर्कल, यानी इस पूरे वायर को हमने बेंट कर दिया और एक सर्कल बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इफ 2 पॉइंट ऑन द सर्कल मेक एंगल 60 एट द सेंटर, मैं 2 पॉइंट ले लेता हूं, पॉइंट ए पॉइंट बी। ये पॉइंट यहां पे 60 का एंगल बना रहा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मुझे ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। ध्यान से देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ये पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 12। देखो ये 60 डिग्री है, यानी इसकी लेंथ कितनी होगी? अगर पूरे वायर की लेंथ L है तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? L/6। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी यहां से यहां तक की? 5L/6।
अब रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, अगर पूरा रेजिस्टेंस 12 है तो L/6 का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12/6, 2 ओम। यानी ये रेजिस्टेंस 2 ओम का हो गया और ये बाकी बचा रेजिस्टेंस कितने का हो गया, 10 ओम का। यानी अपने पास स्ट्रक्चर कैसा है बच्चों, एक तरफ A है एक तरफ B है तो ये नीचे वाला रेजिस्टेंस 2 ओम का है, ऊपर वाला 2 ओम का है, 2 और 10। इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 R2 20/12, इसको 4 से करेंगे तो 5/3, 5/3 अपना आंसर आएगा। ये आ गया अपना आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत आसानी से हमने सॉल्व किया है। समझना ये है कि पहले तो 2 स्टेप में क्वेश्चन होगा, पहले तो नया रेजिस्टेंस ढूंढना है, फिर देखो आपको डायग्राम नहीं दिया तो आपको ये चीज पढ़ के इंटरप्रेट करनी है कि एग्जैक्टली डायग्राम कैसा बनेगा, क्या पूछा गया, ये भी आप में स्किल होनी चाहिए बच्चों। ये देखो एनसीईआरटी की पैटर्न है, एनसीईआरटी डायग्राम बहुत कम देना पसंद करता है, वो चीजों को सिर्फ लिखता है, ठीक है। तो इसलिए जेईई मेन के लिए एनसीईआरटी को इंपॉर्टेंट बोला गया ताकि आप ऐसे लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सको जिसमें डायग्राम नहीं है, बस आपको पढ़ना है और आपको डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए से एसी ब्रांच में कितना करंट होगा। मैं आपको पहले सर्किट बड़ी सी करके दे देता हूं। 8 वोल्ट की बैटरी है, एक रेजिस्टेंस यहां, एक रेजिस्टेंस यहां, 2 रेजिस्टेंस यहां, एक यहां, एक यहां, और देखो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइंट किया है, लेकिन इस यहां नीड वाले पॉइंट से ज्वाइंट नहीं किया, ध्यान से देखना। यानी मैं इनको ऐसे अलग से ज्वाइंट कर सकता हूं, ऐसे ज्वाइंट किया हुआ है, और वो कितना है 4 और ये है 8 वोल्ट। तो मुझे इस ब्रांच का करंट चाहिए। बड़ी आसानी से बच्चों एक स्टेप का क्वेश्चन देखो, ये पॉइंट ए पॉइंट बी, तो इस वायर में, ये ए बी वायर में, नहीं नाम क्या था, एसी है, सॉरी, इस एसी में, तो देखो ये ए है तो यहां पे भी ए होगा, यहां पे भी सी होगा। तो देखो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल मुझे डायरेक्टली मिल सकता है विदाउट एनी इक्वेशन। कैसे, देखो ये 2 पॉइंट यहां से शॉर्ट है और ये 2 पॉइंट बैटरी से शॉर्ट है, यानी अगर बैटरी 8 वोल्ट की है तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी 8 वोल्ट होगा, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी 8 वोल्ट ही होना है, और ये है 8 ओम, यानी यहां पे करंट कितना जाएगा, 1 एम्पियर। बात खत्म हो गई। तो देखो ये क्वेश्चन में आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, जल्दी से कैलकुलेट करने की जगह आप ऑब्जर्व करो, शायद आपको शॉर्टकट मिल सकता है। और ये केवीएल केसीएल में बहुत जगह आता है, ये क्वेश्चन केवीएल केसीएल का है, केवीएल केसीएल का है। जो लास्ट क्वेश्चन था बच्चों वो आर इक्विवेलेंट का था, मैंने लिखा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट दिया है तो ए और बी के बीच का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, अप्रोक्सीमेट आंसर बोला गया है, ठीक है। पहले तो मैं सारे सर्किट बड़ी ड्रॉ करता हूं और सारे एलिमेंट की वैल्यू लिख लेता हूं। ज्यादा देर नहीं लगती बच्चों ये सब करने में, आलस नहीं करनी, हमें सर्किट को बड़ा ड्रॉ कर देना है। R1 है मेरे पास 1 ओम का, ठीक है, तो ये बीच वाले को छोड़ के सारे R1 है 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम। R2 है बीच में 2 ओम का, कोई दिक्कत नहीं है। E1 है 2 वोल्ट का और बाकी के दोनों है 4 वोल्ट के, तो ये 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट। और मुझे क्या चाहिए बच्चों, ए और बी के बीच का पोटेंशियल, ए और बी के बीच का पोटेंशियल चाहिए, ठीक है, मतलब VA माइनस VB ऐसा कुछ चाहिए हमें। कैसे करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करना है बच्चों, ये कोई कंडीशन दे रखी है, ये मुझे देखना है। बस एक ये पूछा है कि अप्रोक्सीमेट हमें आंसर चाहिए, अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए, कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। इसको मैं और अच्छे से ड्रॉ करने की ट्राई करता हूं। मैं पहले इस ब्रांच को ड्रॉ करूंगा, टू 4। इस ब्रांच को देखो, ये 2 रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड कर सकता हूं, तो 4 वोल्ट 2 ओम हो गया। तो दूसरी ब्रांच ये हो गई 4 वोल्ट 2 ओम। और देखो मैं इस ब्रांच का भी देखो, ये 1 को सीरीज में ज्वाइन कर सकता हूं, 2 ओम और 2 वोल्ट हो गया। और दूसरा हो गया ये ऐसे ब्रांच, देखो 2 सिंप्लीफाई हो गया। अब देखो मेरे पास रेजिस्टेंस है, बैटरी है, आपको आर इक्विवेलेंट और वोल्टेज इक्विवेलेंट का कंसेप्ट पता होगा। इस पूरी सर्किट को मैं
ऐसे भी कन्वर्ट कर सकता हूं ए बी पॉइंट को। ये मेरा होगा आर इक्विवेलेंट, ये मेरा होगा ई इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट का अगर मानो ये R1 है, R2 है, R3 है, V1 है, V2 है, V3 है, तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आता है? 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यहां से आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा मुझे। ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है? E1/r1 E2/r2 E3/r3 अपन 1/r1 1/r2 1/r। अब मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल पूछा है। तो देखो अगर मैं इस सर्किट को ऐसे ड्रॉ करता हूं तो इस सर्किट में तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यानी इस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज जीरो होगा। तो जो इस बैटरी का पोटेंशियल आएगा वही इन दोनों के बीच का पोटेंशियल आने वाला है। तो वो मैं ढूंढ के यहां से सीधा आंसर ले आऊंगा। तो देखो यहां पे 4 4 2 ऐसे है, तो E1 है 4, E2 है 4, ये है 2। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 2 2 2 है रेजिस्टेंस, 2 2 2 1/2 1/2 1/2। तो ये 4/2 कितना हो गया? 2 + 2 + 1, ये हो गया 5/3/2। तो ये होने वाला है 10/3, 3.33 के आसपास कोई आंसर आने वाला है। 3.3 ये अपना आंसर होगा। बहुत आसान। बस आप इक्विवेलेंट बैटरी वाला अगर एक बार कंसेप्ट जान लो तो ऐसे क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवीएल केसीएल बेस है। वापस वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यहां वापस में सर्किट को बड़ी ड्रॉ करने की ट्राई करता हूं ताकि अपने देखने वाले प्रेक्षकों को आसानी रहे समझने में। देखो इस तरीके से दिया गया है और कुछ करंट के मुझे सिंबल दिए गए हैं। ये है I3, ये है I6, ये है I5। तो देखो I5 बराबर I6 होगा, एक तो ये चीज क्लियर हो गई। ये है I4, ये है I2 और ये है I1, ठीक है। और एक दिया गया है I1 है -0.3, I1 है -0.3, यानी अगर नीचे वाला करंट -0.3 यानी एक्चुअल करंट बच्चों क्या होगा? एक्चुअल करंट, इसको मैं हटा देता हूं, एक्चुअल करंट ऊपर होगा 0.3, ठीक है। I4 है 0.8, ये करंट है 0.8। I5 है 0.4, ये करंट है 0.4। तो I6 भी अपने आप कितना हो जाएगा? 0.4। एक तो मुझे I6 ढूंढना है, मुझे मिल गया। दूसरा मुझे क्या क्या ढूंढने को बोला गया है? I2 I3 I6। तो I6 मुझे मिल गया है, I2 I3 ढूंढना है, I2 I3। तो देखो ध्यान से, यहां से कितना करंट आ रहा है? 0.4 0.8, यहां कितना जा रहा है? 0.4, यानी यहां भी कितना जाएगा? 0.4 ही जाएगा। तो मुझे I3 भी मिल गया, ठीक है। अब एक चीज देखो, I2 की बात करो, यहां से कितना आ रहा है? 0.4, यहां से कितना आ रहा है? 0.4, यानी इन दोनों को मिला के इस पॉइंट पे 0.8 करंट आया। यहां से और कितना आया? 0.3, यानी ये तीनों मिला के टोटल कितना करंट आया है? 1.1। तो नीचे कितना जाएगा? 1.1 इतना करंट जाएगा। तो मैं पूछा है I2 I3 I6, तो 1.1 0.4 0.4 इतना आंसर आएगा। 1.1 0.4 0.4 केसीएल बेस है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये जेईई मेन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस देखो बच्चों, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है। डायग्राम को बड़ा, यहीं से हम इसको ऐसा ही कर पाएंगे सिंपली। अभी हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो ये आपके सामने और मैं बड़ी करने की ट्राई करता हूं। ये सब जूम हो जाता है, डिजिटल बोर्ड में ये सब फायदा रहता है। देखो मुझे ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। कैसे? मैं इस पूरी सर्किट को रिप्लेस करके, देखो ये दो रेजिस्टेंस तो यहां एज इट इज रहेंगे, एक ये वाला रेजिस्टेंस, ये एज इट इज मैंने ड्रॉ किया। मैं इस पूरी सर्किट को रिप्लेस करके एक उसका रेजिस्टेंस है, उसकी बैटरी बना सकता हूं। फिर ये वाला रेजिस्टेंस एज इट इज रहेगा। देखो ये ADCB, देखो मैंने AD और CB इन दोनों को नहीं छेड़ा है, सिर्फ इसको रिप्लेस करके ये बना दिया। अब मुझे पूछा है A और B के बीच का पोटेंशियल, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल पूछा है। तो देखो इस पूरी ब्रांच में अब तो करंट फ्लो नहीं होगा, यानी जो इस बैटरी का पोटेंशियल होगा वही इस पूरी ब्रांच का पोटेंशियल होगा, यानी मुझे सिर्फ इक्विवेलेंट बैटरी ही ढूंढनी है।
फॉर्मूला क्या है, E1 बाई R1 E2 बाई R2 E3 बाई R3 अपॉन 1 अपॉन R1 1 पर R3। तो E1 बाई R1 1 बाई 1 1, E2 बाई R2 2 बाई 1 2, E3 बाई R3 3 बाई 1 3 अपॉन 1 अपॉन R1 1 अपॉन 1 1 प्लस 1 अपॉन R2 1 अपॉन 1 1 प्लस 1 अपॉन R3 1 अपॉन 1 1। यह हो गया 3 3 6 बटे 3, आंसर आ गया 2 वोल्ट, आंसर आ गया 2 वोल्ट। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला जानते हो, कैसे यूज करना जानते हो, कंसेप्ट को समझते हो, तो देखो ये सारे, और मैंने प्रीवियस ईयर के जो बेस्ट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन लिया, देखो ये बेस्ट क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेरा आज के सेशन का दूसरा फेवरेट क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और इस क्वेश्चन की मुझे बहुत रिस्पेक्ट भी है, क्योंकि बहुत ही सही तरीके से और इजीली सॉल्व करने के हम इसको ट्राई करेंगे। ध्यान से देखना कैसा हमने ट्रिक अप्लाई किया है। पहले तो मैं बड़े अच्छे से ड्रॉ करता हूं। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों, सच में आप यहां पे एक ट्रिक सीखोगे क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना है। पांच 20 10, ये है 20 10 5 5 30 50 30 50। पूछा है 50 और 30 वोल्ट की बैटरी का करंट कितना होगा। मान लेते 50 वोल्ट में से करंट जा रहा है I1, 30 वोल्ट में से करंट जा रहा है I2, तो मुझे I1 I2 ढूंढना है। ध्यान से देखो बच्चों, आसान नहीं है क्वेश्चन, कैसे, ध्यान से समझना। देखो इस रेजिस्टेंस पे तो 50 वोल्ट सीधा पैरेलल है, यानी इस पे वोल्टेज डिफरेंस कितना आ गया 50, यानी इसका मुझे करंट डायरेक्ट मिल जाएगा 50 अपॉन 20। तो यहां से करंट जाने वाला है बच्चों 2.5 एम्पियर, ये मुझे डायरेक्ट मिल गया। उसी तरीके से इस रेजिस्टेंस पे ये वोल्टेज की बैटरी है, यानी यहां इस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज आ गया 30, यानी यहां पे डायरेक्ट करंट नीचे होगा 3 एम्पियर, ये भी मुझे डायरेक्ट मिल गया है। ठीक है, अब देखो I1 I2 मुझे कैलकुलेट करना है। अब ट्राई करो बच्चों, KVL लगा के देखो, आपसे सॉल्व ही नहीं होगा। आप कोई भी लूप ले लो, आपसे इक्वेशन सॉल्व। और मुझे अननोन और कितने हैं, ध्यान से देखना। यहां पे I1 है, यहां 2.5 जा रहा है, तो यहां कितना करंट आने वाला है, I1 माइनस 2.5 करोगे। उसी तरह यहां I2 है 3 जाने वाला है, तो यहां सामने की मतलब सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे सजेस्ट करना चाहता हूँ बच्चों कि आप इसको KVL से सॉल्व करने की ट्राई करो। आपने यहाँ पे I1 एज्यूम कर लिया है, 2.5 है, तो यहाँ कितना करंट जाएगा, I1 माइनस 2.5, यहाँ से I2 आ रहा है, ये दोनों मिलकर यहाँ पे कितना बनाएंगे, 3 बनाएंगे। ठीक है, तो पहली इक्वेशन कौन सी बनी, I1 माइनस 2.5 प्लस I2 बराबर 3, ये मिल गई मुझे पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कौन सी मिलने वाली है, तो मैं इस लूप में, देखो ये वाली लूप में KVL लगा सकता हूं, इस वाली लूप में। ठीक है, तो आप यहां पे प्लस माइनस, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया। अब यहां से देखो करंट का कैसे होगा जोल, तो यहां पे देखो 2.5 आ रहा है, यहां पे I1 जा रहा है, तो यहां से कितना करंट आना चाहिए ताकि ये दोनों मिला के I1 हो जाए। तो यहां से करंट आना चाहिए I1 माइनस 2.5, इन दोनों को ऐड करो, यहां मिल जाएगा I1, ये हो गया प्लस और माइनस। तो आप इस लूप में KVL अप्लाई करो, एक तो यहां से सॉल्व होगा, दूसरा जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं बच्चों को, मैं KCL से सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है, एक तो मैंने तरीका बता दिया KVL का, दूसरा तरीका KCL से। कैसे, अगर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लूं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 50 हो जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल x मान लूं, ये दोनों 0 नहीं होंगे, बीच में रेजिस्टेंस से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ये x हो गया, तो यहां पे कितना होना है, x प्लस 30 होना है। ठीक है, अब देखो मैं इस पॉइंट पे KCL अप्लाई करता हूं, इस पॉइंट पे KCL अप्लाई करता हूं। कैसे, इस पॉइंट से जाने वाला करंट, तो देखो इस ब्रांच में जाने वाला करंट कितना होगा, x माइनस 0/5, ये जाने वाला करंट बराबर आने वाला करंट। तो आने वाला करंट कौन सा होगा, एक तो इस ब्रांच से आने वाला करंट होगा, दूसरा इस ब्रांच से आने वाला करंट होगा। लेकिन मैं ये मान सकता हूं बच्चों कि जो करंट इन दोनों ब्रांच में आएगा वही करंट इस ब्रांच में भी होगा। ठीक है, यानी यहां से जाने वाला करंट बराबर इन दोनों, इस पॉइंट पे इन दोनों में से आने वाला करंट, और इन दोनों में से कौन सा करंट आएगा, जो यहां से आने वाला होगा। तो मैं यहां से आने वाला भी डायरेक्ट लिख सकता हूं, यहां से मेरी इक्वेशन कम हो जाएगी। तो यहां से आने वाला करंट इस डायरेक्शन में कितना होगा, 50
-x -30/5, तो ये बराबर 50 -x -30/5, ये हुआ। तो 5 5 यहां पे जा रहा है, ये 50, तो 2x बराबर 20, यानी x बराबर हो गया बच्चों 10। ये मुझे मिल गया आंसर 10। अब इसके 10 आते ही मेरे सारे इक्वेशन सॉल्व होने लगेगी। देखो यहां पे 10 वोल्ट, यहां पे 0, तो यहां पे मुझे करंट मिल गया, कितना आएगा, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, ठीक है, यानी यहां से करंट जाने वाला है 2 एम्पियर, यहां से करंट जाएगा 2 एम्पियर, यहां से नीचे आ रहा है 3 एम्पियर, तो सीधी बात है यहां पे कितना जाने वाला है, 1 एम्पियर जाएगा। 3 में से 2 इस तरफ, 1 इस तरफ, ठीक है। तो देखो 1 यानी 30 वोल्ट में से जा रहा है 1 एम्पियर, 30 वोल्ट में से 1 एम्पियर, मेरा आंसर आ गया 4। और देखो यहां पे 4.5 अपने आप मैच होगा, कैसे, देखो यहां से आ रहा है 2.5 एम्पियर, यहां से आ रहा है 2 एम्पियर, तो यहां से कितना जाएगा 4.5 एम्पियर। मैंने इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व किया, और ये जो दूसरा तरीका है वो मेरा फेवरेट तरीका है, ठीक है। मैंने सीधा ट्रिक क्या यूज की कि एक ही इक्वेशन में ये सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप इस ब्रांच में जाने वाला करंट बराबर इन दोनों का करंट लोगे, तो यहां का करंट आपको पता है 3, यहां का आपको करंट I2 एज्यूम करना पड़ेगा, इसलिए इस इक्वेशन में x तो है ही, I2 भी आ जाएगा, तो आपकी इक्वेशन बढ़ती जाएगी। लेकिन ट्रिक यूज करो, यहां पे जाने वाला करंट बराबर यहां पे आने वाला करंट, मस्त सॉल्व हो जाएगा इक्वेशन। दूसरा तरीका ये मैंने KVL से बताया आपको, KVL KCL दोनों में अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो I1 मतलब ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, उसका क्वेश्चन है। तो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। तो यहां पे पूछा आपको देखो 3 सर्किट दी गई है और पूछा है तीनों सर्किट में पावर की कंपैरिजन करो, ठीक है। जो पावर डिसिपेट हो रहा है उसकी कंपैरिजन करना है। हम सर्किट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। 3 सर्किट है आपके सामने, देखो आपके सामने 3 सर्किट है, मुझे तीनों में पावर की कंपैरिजन करनी है। तो सबसे पहले इस सर्किट की बात करो। देखो ये स्ट्रक्चर काफी फेमस है, आप देख चुके हो, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में भी ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। यानी इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो इसका इक्विवेलेंट कुछ ऐसा बनेगा बच्चों। यहां पे 3 वोल्ट की बैटरी है, एक रेजिस्टेंस ऐसे, एक रेजिस्टेंस ऐसे, यहां पे एक, यहां, ये स्ट्रक्चर ऐसा बनने वाला है। अब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है क्योंकि सारे रेजिस्टेंस 1 1 के हैं, तो ये बीच वाली ब्रांच अपने आप कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचा 1 1 1 1। तो ये ब्रांच को हटा दो, तो ये 1 1 सीरीज में हो गया 2, ये 1 1 सीरीज में हो गया 2, 2 और 2 पैरेलल, यानी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, सिर्फ 1 का आया। यानी P1 पावर कितना हो जाएगा, V²/R 9 हो जाएगा। पहली सर्किट का पावर आ गया 9। दूसरी सर्किट की बात करते हैं, देखो ये तो यहीं से ड्रॉ हो जाएगी। ये 1 1 कितना हो गया 2, ये नीचे वाला राइट वाला 1 1 2, यानी अपने पास 2 ओम 1 ओम 2 ओम तीनों पैरेलल में है। जो दूसरी सर्किट है वो ऐसी है कुछ, ये 2 ओम 2 ओम 1 ओम। देखो अब ये 2 2 पैरेलल में 1 बनाएंगे, ये दोनों 2 2 पैरेलल 1 बनाएंगे, 1 1 पैरेलल हो जाएगा हाफ, यानी अपने पास अल्टीमेट क्या आ गया, इस तरीके से कोई सर्किट आ गई, ये हाफ, ये 3, तो इसका पावर कितना होगा V²/R, यानी 9/1/2, यानी हो जाएगा 18। 2 का पावर आ गया 18। 3 की बात करते हैं, तो देखो ये पूरी सर्किट तो एज इट इज है, यानी इसका इक्विवेलेंट कितना होगा 1/2 प्लस ये 1 और है, यानी ये 3/2 हो जाएगा। देखो यहां से हमें टाइम सेव करना है बच्चों, तो अपने पास ये यहां पे क्या है 1/2 और 1, यानी ये हो गया 3/2, ये 3 वोल्ट की। तो यहां पे P3 कितना आएगा V², यानी 9/3/2, तो ये होने वाला है 6। कंपेयर करो तो सबसे ज्यादा है P2, उसके बाद आएगा P1 और उसके बाद आएगा P3, 2 1 3 ऐसी सीरीज आएगी, P2 P1 P3। ये अपना आंसर हो गया C, ठीक है। यह है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो आज के इस सेशन बच्चों में यहां तक क्वेश्चन रखने हैं। अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म नहीं हुआ, उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और हीटिंग इफेक्ट के बाकी के क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। हमें और 15-16 क्वेश्चन देखने हैं और सारी चीजें, सारे केसेस को हम पूरी ट्राई करेंगे कि 1-1.5 घंटे के सेशन में हम कवर कर सके, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है
हम आपका अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम उसका तुरंत टाइम पे रिप्लाई देने की ट्राई करेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेस्ट सीरीज की भी लिंक दी गई है, प्लीज अपने आपको वहां पे रजिस्टर करवाए। और इस सेशन के एंड में जब 45 डे खत्म हो जाएंगे तब 5 फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, उसका आपको फायदा उठाना है, ठीक है। वो टोटली फ्री है, नई पैटर्न पे बेस होने के चांसेस है उसके, तो आप उसको एनरोल करके टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, तो वहां पे आपका एक अच्छा सा रैंकिंग भी निकलेगा, ताकि आप अपने आप को पूरे रीजन में कंपेयर कर सके आप कहां पे स्टैंड करते हो। तो आज यहां तक रखते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में डे नंबर 20 में, जहां पे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को खत्म करेंगे। जय भारत।